Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Now today we are going to continue the remaining part of the essay in praise of the chimney sweepers or the praise of chimney sweepers, written by Charles Lamb. Now this is Saloop, the precocious hobwoman's darling. So अभी तक हमने देखा था कि एक विशेष प्रकार की लकड़ी है यूकलिप्ट सैसफ्रास जिससे सलूप बनता है, और अब उसके बारे में थोड़ा सा और बता रहा है लैम्ब में कि ये सलूप है द प्रीकॉकियस हर्ब वुमेन मतलब जो बागवानी का काम करती है वो औरत, गार्डनर ही बोल सकते हैं, आगे आएगा गार्डनर, ना कि हम मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो अर्ली मॉर्निंग काम करने वाली हर्ब वुमेन होती है उसकी डार्लिंग है ये, उसकी प्रिय है सलूप। द डिलाइट ऑफ द अर्ली गार्डनर, और जो माली काम करता है सुबह सुबह जल्दी, उसकी भी ये डिलाइट है। हु ट्रांसपोर्ट्स हिज स्मोकिंग कैबेजेस बाय ब्रेक ऑफ डे फ्रॉम हैमरस्मिथ टू कोवेंट गार्डन्स फेम्ड पिज़्ज़ाज, ये पिज़्ज़ाज होना चाहिए था। नाउ सी वो कहता है कि गार्डनर जो अपनी स्मोकिंग का मतलब यहाँ पे धुआं उड़ाती नहीं है, बट सुबह सुबह का टाइम है तो जो भाप निकलती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो ताज़ी भी बोल सकते हो आप। तो अपनी जो ताज़ी गोभी है, कैबेज है, बाय ब्रेक ऑफ डे, सूर्यास्त के ठीक पहले का टाइम, हैमरस्मिथ से लेकर कोवेंट गार्डन्स फेम्ड पिज़्ज़ाज, कोई शॉप है, उस शॉप पे पिज़्ज़ा बनते हैं, वहाँ पे कैबेज लगती होगी, उस कैबेज यूज़ किया होगी मतलब, तो वहाँ पर ये जो गार्डनर है ये अपनी कैबेज को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हैमरस्मिथ टू कोवेंट गार्डन। द डिलाइट, ये आनंद है, खुशी है। एंड ओ आई फियर, ओ मुझे डर है। टू ऑफन द एनवी, और ये ईर्ष्या का कारण बनती है। ऑफ द अनपेनिड स्वीप, हमारा जो गरीब स्वीपर है उसके। एनवी का कारण क्यों भाई? बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू अफोर्ड, because he doesn't have the money required to buy the sloop or this drink. So this is, or the sloop is actually a reason of envy. Him, उसे, shouldst thou happily encounter, happily if मतलब probably encounter मिले, अगर तुम्हें वो कहीं मिल जाए, with his dim visage pendant over the grateful steam, इस भाप के ऊपर, आनंददायी भाप के ऊपर उसका जो धुंधला सा मतलब परेशानी से मारा हुआ धुंधला चेहरा, बेचारे वाली फीलिंग आ रही है यहाँ से। पेंडेंट ओवर, लटका हुआ, ये स्टीम के ऊपर, मैंने आपको बताया भी था, पहले भी आया था ये, कि वो उसकी खुशबू से ही काम चला लेते हैं। तो अगर आपको कभी उसकी वो कभी मिल जाए अपना चेहरा झुकाए हुए इस स्टीम के ऊपर, रिगेल हिम विद अ सम्पचुअस बेसिन, तो उसे आप संतृप्त कर देना, उसे पिला देना, मतलब सम्पचुअस स्वादिष्ट बेसिन कप। इट विल कोस्ट दी बट 3 हाफ पेनीज, तो तुम्हारे कितने लगेंगे? 1.5 पेंस लगेंगे, 1.5 पेंस। वाई हाफ पेनीज कितनी है? 3, तो कितने हो गए? 1.5, 1.5 पेंस लगेंगे आपको सिर्फ। एंड अ स्लाइस ऑफ डेलिकेट ब्रेड एंड बटर, और उसे स्वादिष्ट ब्रेड और बटर की एक स्लाइस भी खिला देना। एंड एडेड हाफ पेनी, और एक हाफ पेनी और लग जाएगी, 2 पेनी होगी कुल मिला के, 2 पेंस। सो में, ताकि द क्यूलिनरी फायर्स, आपके रसोई की जो आग है, ईस्ट ऑफ द ओवरचार्ज सेक्रेशंस फ्रॉम द वर्स प्लेस हॉस्पिटैलिटीज़, तो तुम्हारी जो वर्स प्लेस का मतलब होता है बुरी, हॉस्पिटैलिटी मैंने अतिथि सत्कार हिंदी में बोलेंगे इसको। तो आप अपने गेस्ट के लिए जब चिमनी खाना बनाते हैं, चिमनीज़ में उसमें सूट लग जाता है, उस कारण से तुम्हारी जो चिमनीज़ हैं जो ओवरचार्ज हो गई हैं सूट से, है ना, कर्ल अप अ लाइटर वॉल्यूम, कम धुआं निकले उससे, टू द वेल्किन, वेल्किन मने स्काई। सो मे द डिसेंडिंग सूट नेवर टेंट दाई कॉस्टली वेल इंग्रेडिएंट्ड सूप्स, तुम्हारे जो महंगे महंगे, वेल इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है जिसमें अच्छे अच्छे सामान डाले गए हों, है ना, अच्छी अच्छी वस्तुएं डाली गई हों, वो महंगे सूप जो हैं कभी भी तुम्हारे ख़राब ना हो, उन पे कभी भी तुम्हारी चिमनी का सूट आकर काली खाकर ना गिरे। नोट द ओडियस क्राई क्विक रीचिंग फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट, ना ही वो जो बुरी आवाज़ है
जो बहुत जल्दी से पहुंच जाती है एक गली से दूसरी गली में, ऑफ द फायर्ड चिमनी, चिमनी जलाने से जो होती है, इनवाइट द रैटलिंग इंजन्स फ्रॉम 10 एडजेसेंट पैरिशेस। ये प्रशासन का मामला हो गया है, बिकॉज अगर किसी की चिमनी बहुत ज़्यादा धुआं निकाल रही है तो यू नो सम ऑफ द members of the management, or what should we call it, प्रशासन जो है, चाहे वो पुलिस मान लो उसको, चाहे वो शेरिफ मान लो, वो आएंगे तो क्या होगा, टू डिस्टर्ब फॉर कैजुअल सेंटिलेशन दाई पीस एंड पॉकेट, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। सेंटिलेशन का मतलब लाइट होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे चिमनी के लिए लेंगे, दाई पीस एंड पॉकेट, तुम्हारी शांति को भी और तुम्हारी जेब को भी। मतलब ये है कि तुम्हारा इसको सलूब पिलाना और ब्रेड खिलाना बटर के साथ तुम्हें फ़ायदा ही पहुंचाएगा। तुम्हारे 2 पेंस लगेंगे सिर्फ, लेकिन तुम्हारी जो चूल्हे की आग है वो हमेशा अच्छी जलती रहेगी, चिमनी तुम्हारी ख़राब नहीं होंगी, तुम्हारे सूप ख़राब नहीं होंगे, और तुम्हारी चिमनी चूँकि सही जलेंगी तो तुम्हें प्रशासन द्वारा जो व्हीकल भेजे जाएंगे तुम्हारी चिमनी के लिए, उसका बोदरेशन या उसका टेंशन जो बोल सकते हैं अपन, तुम्हें नहीं होगा, और तुम्हारी शांति बनी रहेगी, तुम्हारी पॉकेट भी बनी रहेगी। तुम अब नेचुरल सी बात है कि ये चिमनी स्वीपर बच्चे हैं, ये ज़्यादा पैसे नहीं लेते होंगे, लेकिन अगर यही काम प्रशासन करेगा तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। आई एम बाय नेचर एक्सट्रीमली ससेप्टिबल ऑफ स्ट्रीट अफ्रंट्स। मैं नेचर से ही, लैम्प अपनी बात बता रहा है ये, कि मैं नेचर से ही जो है गली में जो आपको बातें सहने को मिलती हैं, अफ्रंट्स मैंने सामना होना नहीं, जो बातें सहने को मिलती हैं आपको, द जीयर्स एंड टोन्स ऑफ द पॉपुलेस, और ख़ासकर जो जो पॉपुलेस है, जो हमारे जनता है, आसपास के लोग हैं, उनके जो टोन्स हैं, उनके जो उपहास हैं, उसको मैं बहुत ही ससेप्टेबली लेता हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा सहन नहीं करने वाला हूँ, मतलब मुझे सहन नहीं होते मुझसे, है ना। द लो ब्रेड ट्रायम्फ, और वो घटिया जीत का दे डिस्प्ले, जो शो करते हैं, वो घटिया एक जीत की भावना शो करते हैं। ओवर द कैजुअल ट्रिप और स्प्लैश्ड स्टॉकिंग, कैजुअल ट्रिप गिर जाना अचानक से, और स्प्लैश्ड स्टॉकिंग या फिर मान लीजिए कोई कार वार गई आपके पास से और छींटे पड़े हुए आपके जो स्टॉकिंग है, पैंट वगैरह है, वो क्या हो गई, उस पर स्प्लैश पड़ गए, छपाक से आपके ऊपर कीचड़ के छींटे पड़ गए। ऑफ ए जेंटलमैन, किसी भद्र पुरुष की। मतलब ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है कि अगर मैं गिर जाऊँ, कोई मेरा मजाक उड़ाए, या मेरी स्टॉकिंग, अगर मेरी पैंट्स जो हैं अगर वो उन पर छींटे पड़ जाएँ तो कोई हंसे, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। येट कैन आई एंड्योर द जोक्युलैरिटी ऑफ अ यंग स्वीप, परंतु मैं एक छोटे चिमनी स्वीपर की उपहास को एंड्योर कर सकता हूँ, सहन कर सकता हूँ, विद समथिंग मोर देन फॉरगिवनेस, माफ़ी के भाव से कहीं ज़्यादा अपने मन में रख कर। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर कोई स्वीपर मेरे पे हंसे तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा, नहीं, ये भाव नहीं, मेरे अंदर कहीं ज़्यादा बड़ा भाव होता है इससे। वो क्या होता है अपन बात करेंगे अभी। इन द लास्ट विंटर बट वन मतलब पिछली से पिछली सर्दियाँ, जब बट वन आ जाता है ना लास्ट के साथ, तो उसका मतलब होता है सेकंड लास्ट या उससे पीछे वाला। पेसिंग अलोंग चीप साइड इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, याद रखना। जब मैं तेज़ी से चल रहा था चीप साइड के साथ, चीप साइड के अंदर या चीप साइड में, विद माई अकस्टम्ड प्रेसिपिटेशन, जो मेरा सामान्यतः पसीना होता है उसके साथ। व्हेन आई वॉक वेस्टवर्ड, जब मैं वेस्ट की तरफ वॉक करता हूँ। अ ट्रेचरस स्लाइड ब्रोट मी अप ऑन माई बैक, एक खतरनाक या चौंका देने वाली जो स्लाइड थी, पैर फिसलना था, ब्रोट मी अप ऑन माई बैक, उसने मुझे मेरी पीठ पे ला दिया, मतलब मैं पीठ के बल गिर गया। इन एन इंस्टेंट, एक ही क्षण में। आई स्क्रैम्बल्ड अप विद पेन एंड शेम, आई गैदर्ड माई सेल्फ, स्क्रैम्बल्ड अप गैदर करना अपने आप को, और मैं दर्द के मारे और शर्म के मारे जो है एकदम अपने आप को मैंने खड़ा किया। इनफ, येट आउटवर्डली ट्राइंग टू फेस इट डाउन, परंतु फिर भी बाहर से मैं इसको ना दिखाने की कोशिश कर रहा था। होता है ऐसा, हम जब गिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फटाफट खड़े होके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, एज इफ नथिंग हैड हैपेंड, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वैन द रोगिश मैंने मिस्चीवियस, शैतानी से भरी ग्रिन हंसी, ऑफ वन ऑफ दिस यंग विट्स एनकाउंटर्ड मी, ये जो यंग विट्स हैं मतलब
जो ये चिमनी स्वीपर्स हैं उनकी जो मिस्चीवियस शैतानी हंसी जो है मेरे कानों में पड़ी या उससे मेरा सामना हुआ। देयर ही स्टूड, वो खड़ा था वहाँ पे, पॉइंटिंग मी आउट, मेरी तरफ इशारा करते हुए, विद हिज डस्की फिंगर टू द मॉब, वो जो भीड़ थी उसको बता रहा था अपनी डस्की मने धूल भरी या कालिक भरी उंगली से। एंड टू अ पुअर वुमेन, एक बेचारी सी औरत थी, गरीब सी, आई सपोज हिज मदर, शायद उसकी मदर थी इन पर्टिकुलर, खास तौर पर। टिल द टीयर्स ऑफ द एक्सक्विसिटनेस ऑफ द फन, जब तक कि उसकी आंखों में आंसू, एक्सक्विसिटनेस का मतलब जो बहुत ज़्यादा एंजॉय करना होता है, फन का मतलब भी क्या होता है, एंजॉय करना। तो मतलब जब तक उसकी आंखों में जो वो आनंद के आंसू थे, सो ही थॉट इट, शायद वो ऐसा सोच रहा था, वर्क देमसेल्फ आउट, बाहर आ गए, एट द कॉर्नर्स ऑफ हिज पुअर रेड आइज, उसकी बेचारी लाल आंखों के, रेड फ्रॉम मैनी अ प्रीवियस वीपिंग, बहुत बार रोने से, बार बार, एंड सूट इन्फ्लेम्ड, और कार्लिक से इन्फ्लेमेशन होने के कारण भी, कार्लिक से रिएक्शन होने के कारण भी, येट ट्विंकलिंग थ्रू ऑल विद सच अ जॉय, फिर भी वो अपनी आंखों को खोल बंद कर रहा था, मतलब बार बार खोल रहा था, बंद कर रहा था, इतने आनंद के साथ, स्नैच्ड आउट ऑफ डेसोलेशन, जो उसने अपने अकेलेपन से खींच के बाहर निकाला था, वो आनंद जो उसने अपने अकेलेपन से मतलब छीना था। दैट होगार्थ, होगार्थ पेंटर का नाम है। अब मतलब लैम्प बोलने वाला था कि होगार्थ पेंटर अगर उसे देखता तो पेंटिंग जरूर बनाता, ये बोलने वाला ही था लैम्प कि अचानक उसको कुछ याद आ गया। दैट होगार्थ की होगार्थ, बट होगार्थ हैज़ गॉट हिम ऑलरेडी, परंतु होगार्थ ने तो उसको पहले से ही देखा हुआ है, मतलब उसने मिस नहीं किया। हाउ कुड ही मिस हिम, वो उसे मिस कैसे कर सकता है। इन द मार्च टू फिंचले, पेंटिंग का नाम है ये, मार्च टू फिंचले। ग्रीनिंग एट द पाईमैन, जो कि पाईमैन जो होता है उस पर क्या कर रहा है, पाईमैन अपन बोल सकते हैं रिलीजियस ऑर्डर के व्यक्ति होते हैं, एक्लेसियास्टिकल ग्रुप के व्यक्ति होते हैं, उस पर वो हंस रहा है। और आप देख सकते हैं ये होगार्थ की पेंटिंग है, मार्च टू फिंचले बाय होगार्थ। अब देखो बच्चों, पेंटिंग तो यही है। अब आई कैन नॉट टेल यू कि पाईमैन कौन है इसमें, और वो बच्चा जो है उपहास जो है कहाँ उड़ा रहा है, ये सब बातें आपको अगर मिल जाएं तो आप देख लेना, बट आई डिडंट पे इट मच अटेंशन। आप ध्यान से देख के इसको देख लेना, या लैम्प हो सकता है ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट लगता नहीं लैम्प ऐसा बोल रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। देयर ही स्टूड, वो खड़ा था वहाँ पर, एज ही स्टैंड्स इन द पिक्चर, जैसे वो पिक्चर में है, इरिमूवेबल, बिना हिले डुले, एज इफ द जेस्ट वॉज टू लास्ट फॉर एवर, जैसे कि ये जो उपहास है हमेशा चलने वाला था। विद सच मैक्सिमम ऑफ ग्ली, इतने ग्ली में आनंद के साथ, एंड मिनिमम ऑफ मिस्चीफ, और शैतानी उसके अंदर बहुत ही कम थी, ना के बराबर थी, इन इज मर्थ, उसके उपहास में भी, फॉर द ग्रिन ऑफ अ जेन्युइन स्वीप, क्योंकि एक सच्चे स्वीपर की जो ग्रिन होती है, मिस्चीवियस हंसी होती है, हैथ एब्सोल्युटली नो मैलिस इन इट, उसमें कोई भी घृणा का भाव नहीं होता। दैट आई कुड हैव बीन कॉन्टेंट, कि मैं संतुष्ट होता, मैं खुश होता, इफ़ द ऑनर ऑफ ए जेंटलमैन माइट इंडोर इट, कि अगर किसी जेंटलमैन का ऑनर जो है ऐसा सहन कर सके, कैसा कैसा वो बता रहा है आगे, टू हैव रिमेन्ड हिज बट एंड हिज मोकरी टिल मिडनाइट, बट मैंने स्पोर्ट्स मतलब उसके आनंद का कारण, और मोकरी उपहास का कारण, टिल मिडनाइट, तो मैं, मेरा बस चलता तो मैं मिडनाइट तक ऐसे ही उसके उपहास का और उसके स्पोर्ट्स का, उसके आनंद का कारण बने रहता, मतलब मैं ऐसे ही पड़ा रहता वहाँ पे, तो भी मेरा काम चल जाता, मतलब तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इतना वो खुश था, इतना उसमें ग्ली का भाव था, शैतानी का भाव नहीं था, खुशी का भाव था। आई एम बाय थियरी obdurate to the selectiveness of what are called a fine set of teeth. Now, लैम कहता है कि by principle he is obdurate. Obdurate वैसे तो होता है stubborn, हठी, मतलब जो जिद्दी हो, लेकिन यहाँ पर मतलब ये है कि जो मानता नहीं हो, जो बिलीव नहीं करता हो। आई एम बाय थियरी obdurate to the selectiveness. Selectiveness means attractiveness, अच्छा होना किसी चीज़ का जो अट्रैक्ट करे आपको, of what are called a fine set of teeth. मैं जो जिसको लोग कहते हैं ना सुंदर दांत, उनके प्रति, उनकी आकर्षण के प्रति बिल्कुल भी जो है
आकर्षित नहीं हूँ, या मतलब मुझे अट्रैक्ट नहीं करते हैं सुंदर दांत। एवरी पेयर ऑफ रोजी लिप्स, जो सुंदर सुंदर होठ होते हैं, द लेडीज मस्ट पार्डन मी, वो पहले से माफ़ी मांग रहे हैं लेडीज से, इज ए कास्केट, एक टोकरी की तरह है मेरे लिए, प्रिज्यूमेबली होल्डिंग सच ज्वेल्स, जो शायद इन ज्वेल्स को, इन हीरे मोती पन्नों को अपने अंदर होल्ड कर रही हैं, बट पर मेरे लिए, मी थिंक्स दे शुड टेक लीव टू एयर दैम एज फ्रूगली एज पॉसिबल, परंतु उन सबको टेक लीव टू एयर देम का मतलब होता है, मतलब उनको त्याग देना चाहिए ये विचार अपने अपने मन से। एज फ्रूगली एज पॉसिबल, एज इकोनॉमिकली एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। क्यों? द फाइन लेडी और फाइन जेंटलमैन, वो सुंदर लड़कियां, औरतें या वो पुरुष, हु शो मी देयर टीथ, जो मुझे अपने दांत दिखाते हैं, शो मी बोन्स, वो मुझे हड्डियाँ दिखाते हैं। मतलब लैम जो है वो क्या कह रहा है कि मेरे लिए दांत जो है वो हड्डियों के समान है। येट मस्ट आई कन्फेस, परंतु मुझे मानना पड़ेगा, दैट फ्रॉम द माउथ ऑफ अ ट्रू स्वीप, कि एक जो सच्चा स्वीपर होगा, मतलब जो बच्चा है वो, अ डिस्प्ले, दिखावा, इवन टू ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन मैंने बिल्कुल दिखावा करना, किसी शो ऑफ करना, ऑफ दोज वाइट एंड शाइनिंग ऑसिफिकेशंस, ऑसिफिकेशन डेंटल टर्म है, हालांकि यहाँ पर इसका मतलब दांत हैं, तो वो सो सुंदर दांत है चमकते हुए, स्ट्राइक्स मी एज एन अग्रीएबल अनोमली इन मैनर्स, तो मेरे जो मैनर्स है, कौन से मैनर्स, कि मैं दांतों को सुंदर नहीं मानता था, तो उन मैनर्स की में एक एनोमली है, एक विरोधाभास है, मतलब मैं इनके दांतों को सुंदर मानता हूँ, हालांकि जनरली मैं दांतों को सुंदर नहीं मानता। एंड एन अलाउेबल पीस ऑफ फॉपरी, और मैं इसको एक ऐसा दिखावा मानता हूँ जो अलाउड है, मतलब जो दिखावा किया जा सकता है। इट इज़ एज वैन, ये तो ऐसे ही है जैसे कि अ सेबल क्लाउड टर्न्स फोर्थ हर सिल्वर लाइनिंग ऑन द नाइट, कि एक काला बादल जो है टर्न्स फोर्थ हर सिल्वर लाइनिंग ऑन द नाइट, रात्रि के समय कैसे उस काले बादल जो है उसकी एक सिल्वर लाइनिंग दिखाई देती है। जैसे आप जानते ही हैं बादल जो है उनके ऊपर एक सिल्वर लाइनिंग होती है चंद्रमा की रोशनी के कारण, यहाँ पर बिकॉज नाइट है, तो वो बिकॉज वो बच्चे काले हैं सारे, तो उनके दांत जब दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक सिल्वर लाइनिंग की तरह है ना। इट इज़ लाइक सम रेमनेंट ऑफ जेंट्री नॉट क्वाइट एक्सटिंक्ट, ये एक याद है, एक याददाश्त है, एक मतलब याद दिलाने वाली चीज़ है, ऑफ जेंट्री, एक ऐसे उच्च कुल के लोगों की, नॉट क्वाइट एक्सटिंक्ट, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, नष्ट नहीं हुई है। अ बैज ऑफ बेटर डेज, ये अच्छे दिनों की एक पहचान के रूप में सामने आते हैं। अ हिंट ऑफ नोबिलिटी, और ये एक इशारा है किसकी तरफ, कि ये किसी नोबल यानी कि अच्छे ऊंचे कुल से हैं। एंड डाउटलेस अंडर द ऑब्सक्यूरिंग डार्कनेस एंड डबल नाइट ऑफ देयर फॉरलोन डिस्किसमेंट ऑफ टाइम्स लर्केथ गुड ब्लड एंड जेंटल कंडीशंस। एंड डाउटलेस, और बिना किसी डाउट के, अंडर द ऑब्सक्यूरिंग डार्कनेस, जो बाधाएं पहुंचाने वाली डार्कनेस है, एंड डबल नाइट ऑफ देयर फोरलोन डिस्किसमेंट, फोरलोन जो वो जो अकेलापन वो फील करते हैं, डिस्किसमेंट उनका जो रूप बदला हुआ है वो है ना। डबल नाइट का मतलब दुगनी रात, रात का मतलब यहाँ पे सिर्फ रात नहीं, रात का मतलब डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो डबल डिफ़िकल्टीज़ हैं उनके पास। वो डबल, एक तो डिफ़िकल्टी हमने देख ही ली है कि छोटे होते हुए उनको काम करना पड़ रहा है, एक डिफ़िकल्टी कौन सी है, ये जल्दी आने वाली है। ऑफ टाइम्स लर्कित, प्रकट होना, सामने आना, ऑफ टाइम, ऑफन टाइम मैंने प्राय, गुड ब्लड, अच्छा खून, अच्छा खून मतलब अच्छा कुल का होना, एंड जेंटल कंडीशंस, और अच्छी कंडीशंस में उनकी पैदाइश होना। डिराइव फ्रॉम लोस्ट एंसेस्ट्री, जो कि उन्होंने प्राप्त किया होता है एक ऐसे कुल से जिसको वो खो चुके हैं। एंड अ लैप्स्ड पेडिग्री, और एक ऐसा कुल जो उनसे जा चुका है, एक ऐसा वंश जो उनसे छीना जा चुका है। ये क्यों बोल रहा है, अभी हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, हमें पता लग जाएगा कि वो ऐसी बातें क्यों बोल रहा है। ओके, द प्रीमेच्योर अप्रेंटिसमेंट्स ऑफ दीज टेंडर विक्टिम्स गिव बट टू मच encouragement आई fear to clandestine। प्रीमेच्योर अप्रेंटिसमेंट्स का मतलब होता है कि इनको बहुत जल्दी जो काम पे लगा दिया जाता है ना, अप्रेंटिसमेंट काम पे लगा देना, ऑफ दिस टेंडर विक्टिम्स, इन बेचारे विक्टिम्स को, गिव बट टू मच encouragement, तो उससे बहुत ज़्यादा encouragement मिलता है किसको, आई फियर, मुझे डर लग रहा है बताते हुए, आई डाउट, आई फियर टू क्लैंडस्टीन, क्लैंडस्टीन मैंने बच्चों को जन्म के समय से या जल्दी ही अगवा कर लेना, किडनैप कर लेना। एंड ऑलमोस्ट इन्फेंटाइल एबडक्शंस, वो सेम वही बात कि बच्चों को जब इन्फेंटाइल यानी कि उनके इन्फेंसी में ही जब उनको एबडक्ट कर लिया जाता है, तो लैम अपनी एक थियरी लेके आ रहा है कि
लैम सोचता है कि उनको शायद बचपन में ही क्या कर लिया गया था, एबडक्ट कर लिया गया था, है ना, क्योंकि उनके जो हाव भाव हैं, उनके दांत, खासकर दांत से बात छिड़ी थी ये, वो सब ऐसा लगता है कि जैसे किसी बहुत ही अच्छे कुल के हैं ये। अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो आगे भी बोलता है, द सीड्स ऑफ सिविलिटी एंड ट्रू कर्टेसी, और जो उनमें सभ्यता के और शिष्टाचार के जो हमें बीज दिखाई देते हैं, मतलब उनमें जो शिष्टता और शिष्टाचार है जो, और जो सभ्यता उनके अंदर है, ये मेटाफोर हो जाएगा। सो ऑफन डिसर्नेबल, जो प्राय दिखाई देते हैं इन दीज यंग ग्राफ्ट्स, इन छोटे बच्चों में, नॉट अदरवाइज सो टू बी अकाउंटेड फॉर, जो कि अदरवाइज होने नहीं चाहिए थे। मतलब एक ऐसा बच्चा जो गरीब है, गरीब कुल में पैदा हुआ है, चिमनी स्वीप करने का काम करता है, उसमें ऐसी कर्टेसी जो मुझे इन बच्चों में दिखाई देती है वो पॉसिबल नहीं थी। प्लेनली हिंट, वो साफ साफ हिंट करती है एट सम फोर्स्ड अडोप्शंस, कि उनको ज़बरदस्ती अडोप्ट किया गया है, मतलब उनको किसी ने किडनैप करा और किसी को बेचा, और जिसको बेचा उसने उसको अडोप्ट करा ना। मैनी नोबल रेचल्स मॉर्निंग फॉर देयर चिल्ड्रन, रेचल जो है वो एक एलूजन है मोंटेगू, एक फिगर है यहाँ पे, ये आएगा नीचे, उसकी मदर का नाम है ये, उसके बेटे को, रेचल के बेटे को किडनैप कर लिया गया था, बट बिकॉज मोंटेगू का संबंध रॉयल कोर्ट से था इसलिए उसको ढूंढ लिया गया था बाद में, है ना। लेट्स सी वो क्या कहता है। मैनी नोबल रेचल्स मॉर्निंग फॉर देयर चिल्ड्रन, और बहुत सारी रेचल्स ऐसी होंगी जो बेचारी अपने बच्चों के लिए रोती होंगी। इन इवन इन आवर डेज, हमारे दिनों में भी, काउंटेनेंस द फैक्ट, तो मतलब ये फैक्ट हमें सामने दिखाई देगा। द टेल्स ऑफ फेरी स्पिरिटिंग में शेडो अ लेमेंटेबल वेरिटी, और जो परियों द्वारा बच्चे चुराए जाने की घटनाएं थी, में शेडो अ लेमेंटेबल वेरिटी, आज भी दुख देने वाला सच हमें बताती हैं। मतलब पहले हम सुनते थे कहानियाँ कि किस तरह से परियां जो हैं बच्चों को ले जाती हैं, आजकल परियां भले नहीं होती होंगी लेकिन आज भी वो दुख भरा सच हमारे सामने है। एंड द रिकवरी ऑफ द यंग मोंटेगू बी बट अ सॉलिटरी इंस्टेंस, और मोंटेगू को जब रिकवर किया गया था तो वो एकमात्र सॉलिटरी बने एकमात्र एग्जाम्पल होगा गुड फॉर्चून, अच्छे भाग्य का, आउट ऑफ मैनी इररिपेरेबल एंड होपलेस डिफाइलेशंस। बहुत सारे ऐसे किडनैपिंग्स, डिफाइलेशन में किडनैपिंग्स जो इररिपेरेबल हैं और होपलेस हैं, मतलब ऐसे किडनैपिंग जो बच्चों के हुए जिनके कारण उनकी मदर्स रोती रही, रेचल तो रोई परंतु रेचल को उसका बेटा मिल गया, मोंटेगू मिल गया, लेकिन ये बेचारे ऐसे हैं बहुत सारे जो कभी वापस रिकवर नहीं किए जा सके। वो तो लकी थी, बाकी मदर्स इतनी लकी नहीं होती। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विल सी कि in one of the state beds at Arundel Castle a few years since, under the ducal canopy, कहानी सुनाने जा रहा है हमें एक, कि किस तरह से ब्लैम को लगता है कि ये बच्चे जो हैं वो किसी रॉयल फैमिली से या किसी अच्छे कुल से बिलोंग करते थे। ओके, तो अरुंडल कासल के जो स्टेट बेड थे, बेड मैंने बिस्तर, उनमें से किसी एक बिस्तर की बात बता रहा है वो। अ फ्यू ईयर्स सिंस, कुछ साल पहले की बात है, अंडर ड्यूकल कैनोपी, ड्यूकल का संबंध ड्यूक से होता है, ड्यूक आप जानते ही हैं, है ना, डचेस ड्यूक के बारे में पढ़ चुके हैं हम। तो एक कैनोपी माने जो बेड के ऊपर छतरी लगी होती है। द सीट ऑफ द हावर्ड्स इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी टू विजिटर्स, जो हावर्ड्स, जो अरुंडल कास्टल में जो ड्यूक रहते हैं उनका जो सरनेम है वो हावर्ड्स है, तो वो हावर्ड्स की जो वो सीट है वो विजिटर्स के लिए एक बहुत सी उत्सुकता का विषय है, चीफली फॉर इट्स बेड्स, अपने बेड्स के लिए, इन विच द लेट ड्यूक वॉज स्पेशली अ कॉन्जियो, कॉन्जियो माने एक्सपर्ट। तो मतलब जो हावर्ड्स की वो सीट है वो बहुत ही फेमस है, किसके लिए, बेड्स के लिए, क्योंकि जो ड्यूक था, जो लास्ट ड्यूक जिसकी बात चल रही है, वो एक्सपर्ट था। एनसर्कल्ड विद कर्टन्स ऑफ डेलिकेटेस्ट क्रिम्सन, बहुत ही डेलिकेट क्रिम्सन कलर के, पर्पल कलर के जो हैं कर्टन्स उसमें लगे होते थे, विद स्टारी कॉर्नोट्स, और उसमें क्या लगे होते थे, स्टार्स और कॉर्नोट्स माने जिसको बोलते हैं अपन क्राउन, है ना, छपे होते थे उनके ऊपर, इनवोवन बने हुए। फोल्डेड बिटवीन अ पेयर ऑफ शीट्स, दो चद्दरों के बीच में फोल्ड हुआ, वाइटर एंड सॉफ्टर, जो कि चद्दरें वाइट थी और सॉफ्ट थी, देन द लैप, उस गोदी से भी, वेयर वीनस लल्ड एस्केनियस, जहाँ पर वीनस ने एस्केनियस को लोरी गाकर सुनाया था, अपने पुत्र एस्केनियस को। तो अब ये तो हाइपरबोली हो गया ना, कि वो चद्दरें जो इतनी वाइट थी और इतनी सॉफ्टर थी, जो वीनस की गोदी से भी ज़्यादा, है ना। वॉज डिस्कवर्ड बाय चांस डिस्कवर किया गया उन चद्दरों के बीच में लिपटा हुआ, आफ्टर ऑल मेथड्स ऑफ सर्च हैड फेल्ड, सारे के सारे सर्च के मेथड्स फेल होने के बाद, सब जगह ढूंढने के बाद,
एट नून डे दोपहर के समय, फास्ट अस्लीप गहरी नींद में सोया हुआ, अ लोस्ट चिमनी स्वीपर एक चिमनी स्वीपर यानी कि एक बच्चा जो चिमनी स्वीपर था वो एक ड्यूक के बेड में दो चादरों के बीच में लिपटा हुआ आराम से गहरी नींद में सोया हुआ पाया गया, जब उसको ढूंढने के सारे मेथड्स फेल हो गए थे। और उन चादरों के बीच में वो था जो चादरें वीनस की गोदी से भी ज़्यादा क्या थी, वो वाइट थी। ओके, हेलो एवरीबॉडी, नाउ सी आई am trying to do a little experiment here. Let's see this experiment and let's see how it goes. क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है, हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है, और मैं कुछ लोगों की बेचैनी भी समझ पा रहा हूँ कि सर इतना टाइम लगा रहे हैं। 4 लेक्चर हो गए हैं, अभी चैप्टर जो है वो 60-70% भी नहीं हुआ है, 60% हुआ है। सो लेट्स ट्राई अनदर वे। अगर हम इस तरीके से अच्छा कर पाए, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ, एंड इफ़ इट गोज़ वेल हम ऐसे ही पढ़ेंगे आगे से, ठीक है। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ you can see the original text, and on the right hand side you can see my interpretation of the text. Okay, so I am going to translate very fast my interpretation, and the text here is the original text. Let's see how it goes. Now अभी हमने देखा था कि किस तरह से जो चिमनी स्वीपर है वो ड्यूक के बेड पे सो जाता है, जो अरेंडल कासल है ना, जो हावर्ड्स जो है उनका सीट है, उनकी जगह है वो। और वो कह रहा है कि हावर्ड्स जो है उन वहाँ पे सोने का जो इंसिडेंट है वो ये बताता है कि लैम्प का जो अजम्पशन था वो बिल्कुल सही था। अब जो सफाई करने के बाद जो बेचारा स्लीप था वो खो गया था। जो कमरे थे उनका एक लेबिरिंथ जाल था, क्योंकि बहुत सारे कमरे थे, कासल था वो, है ना, और वो थका हुआ था बहुत ज़्यादा सफाई करने के कारण। तो उसने क्या किया, उसने रेस्ट करने का सोचा। वो जो सफ़ेद बर्फ जैसी जिसका पहले भी वर्णन आया था, वीनस की गोदी जैसी है ना, उस बेड पे सोने का सोच लिया उसने। और उस बेड और बेड के पर्दे जो कि बहुत सारे लोगों की आंखों में कांटा थे मतलब इन एनवी का कारण थे, आप ये बोल सकते हो, है ना। तो जो वीनस की लैब से भी ज़्यादा क्या थे, वाइट थे, है ना। वो उस लड़के को इंटिमिडेट नहीं किए, मतलब उस लड़के को सोने में डर नहीं लगा, बाकी लोग डर थे, है ना। वो उसने क्या किया, अपना काला सर जो है उन पर रखा और एक यंग हार्वर्ड की तरह वो उस पर सोया। और यहाँ पे यंग हार्वर्ड की तरह सोने का मतलब क्या है, मतलब जैसे उन्हीं की फैमिली का कोई मेंबर हो, वो उस तरह से वो वहाँ पे सोया। तो ये जो कहानी है, वहाँ जो विजिटर्स आते हैं उनके बीच में ये जो है सर्कुलेट की गई है, बताई गई है उनको कि मतलब ऐसा हुआ था ना। तो ये लैम्प की थ्योरी को और भी ज़्यादा क्या करती है, प्रूव करती है। कौन सी थ्योरी को, कि चिमनी स्वीपर जो होते हैं वो एक एबडक्ट किए गए बच्चे होते हैं, मतलब किडनैप किए गए बच्चे होते हैं, और वो नोबल डिसेंट के होते हैं, मतलब वे नोबल घराने के होते हैं। क्योंकि कोई भी गरीब बच्चा जो है वो इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि वो ड्यूक के बेड पे सोए, क्योंकि उसको डर होगा पनिशमेंट का, है ना। वो क्या करेगा, वो प्रेफर करेगा कि किसी वो कारपेट पे या किसी और टुकड़े पे, कपड़े का टुकड़ा या कारपेट का टुकड़ा जो है वो रखा गया हो, उसको वो काउच बना ले या काउच के रूप में यूज़ करे उसको, है ना। परंतु नेचर की कोई ऐसी फोर्स होगी जो अपने आप को उसके अंदर प्रकट करती है ना, और उसको गाइड करती है कि तू जाके बेड पे सो जा, है ना। और ये हो सकता है कि उसके अंदर की कोई अनकॉन्शियस मेमोरी रही हो, है ना, उसके बचपन की याद रही हो कोई, जब उसकी माता ने या उसकी नर्स ने उसको सिमिलर शीट्स पे सुलाया हो, है ना। तो और कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो ये प्रूव कर पाए कि बेचारा जो स्वीपर था वो क्यों उस पे सो गया, है ना, सिवाय इसके कि उसने ऐसा फील किया होगा कि वो अपनी बिल्कुल राइटफुल जगह पे आ रहा है, मतलब उसका अधिकार है उस जगह पे, है ना। और वो एक ऐसा सेंटिमेंट होगा उसके अंदर जो पहले से उसके अंदर एग्जिस्ट करता है ना, टू विच ही हैड इंस्टिंक्टिवली गिवन इन, जिसके सामने वो हाथ अपने खड़े कर देता है, या यूँ कहे कि जिसके सामने वो झुक जाता है। सिंपल भाषा में बोलें तो मतलब ये उसके अंदर की कोई ऐसी इंस्टिंक्ट रही होगी कि जिसने उसको प्रेरित किया होगा कि भाई हाँ ये तो मैं यहाँ तो मैं सो चुका हूँ पहले, है ना, और उसके कारण उसने क्या किया, उस बेड पे वो सो गया। मतलब ये लैम्ब की थियरी है
अबाउट द चिमनी स्वीपर्स बीइंग ऑफ नोबल डिसेंट, कि वो किसी नोबल परिवार से बिलोंग करते थे और उनका अपहरण कर लिया गया था। या मैंने आपको पैराफ्रेज तो बता दिया, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो यहाँ पैराफ्रेज में नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि into which he was now but creeping back as into his proper incunabula। ये जो वर्ड है आपके सामने, ये जो मैं अंडरलाइन हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक्चुअली यूज़ करते हैं उन बुक्स के लिए जो हैंड रिटन थी, ओरिजिनल बुक्स, पुरानी बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट जिनको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बुक के लिए यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे यूज़ हुआ है ओरिजिनल प्लेस के लिए, है ना। किसके लिए यूज़ हुआ है ये? ओरिजिनल प्लेस के लिए। जो ओरिजिनल प्लेस यहाँ पे बताया है कि भाई किस तरह से वो बेड उसको लगा कि उसके सोने का प्लेस है। आगे चलते हैं। अब हमारे सामने एक नया कैरेक्टर आने वाला है, जेम वाइट या जेम्स वाइट, दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो ऐसी कहानियों से जो म्यूटेशन की थी, जो मेटामॉर्फोसिस की थी, मतलब बदलाव की, कि कैसे एक अमीर घर का बच्चा जो है किडनैप किया जाता है और बाद में चिमनी स्वीपर बन जाता है, ऐसी कहानियों से इम्प्रेस होकर लैम का एक फ्रेंड था जेम वाइट, है ना, उसने क्या किया, एक एनुअल फीस्ट की शुरुआत की, वार्षिक जो है भोजन की शुरुआत की, एक ऐसे प्रयास में जिससे कि वो इन बच्चों के साथ के जो भाग्य ने इनके साथ बुरा किया है, रोंग किया है, उसको रिवर्स कर सके, उसको उलट सके थोड़ा बहुत, तो मतलब ये उनको अच्छा फील करवा सके। इन दिस पुअर चिमनी स्वीपर्स, इन बेचारे चिमनी स्वीपर्स के। तो इट वॉज अ सोलेम सपर एट स्मिथफील्ड ड्यूरिंग द फेयर ऑफ सेंट बार्थोलोमा। सेंट बार्थोलोमा का जो मेला लगता था सालाना, उसके पास में ही एक स्मिथफील्ड फील्ड थे, नाम जगह है, जगह का नाम है, वहाँ पर ये मेला, वहाँ पे ये फेयर, यहाँ पे ये फीस्ट, सॉरी, भोजन का आयोजन किया जाता था, है ना। जहाँ पर जो बड़े चिमनी स्वीपर हुआ करते थे, उनको क्या करते थे, वो इनविटेशन देते थे और वो अपने छोटे जो चिमनी स्वीपर्स हैं उनको इकट्ठा होने के लिए वाइट के इनविटेशन पे भेज दिया करते थे, है ना। और वो क्या करता था, एक मॉडल होस्ट और वेटर का रोल प्ले करता था वहाँ पे, होस्ट भी वही था और वेटर भी वही था, है ना। एक बहुत ही कन्वीनियंट सी जगह थी, नॉर्थ ऑफ द फील्ड, ये स्मिथफील्ड जो नाम आया था उसके नॉर्थ में जगह थी, जहाँ पर पेन्स थे, बाड़े, सूअरों के बाड़े, है ना, वहाँ उनके पास में, है ना। उस जगह को सेलेक्ट किया गया था जो ना तो बहुत नज़दीक थी मेले के, ताकि वो ज़्यादातर लोगों का अटेंशन को अट्रैक्ट करे, और ना ही वो इतनी दूर थी जनरल एक्टिविटीज़ से और लोगों की भीड़ से, अटेंडिंग द फेयर, जो उस फेयर को अटेंड कर रहे थे। मतलब ना तो वो बहुत ज़्यादा दूर था और ना ही बहुत ज़्यादा नज़दीक था, वो ना ऐसी जगह थी स्मिथफील्ड में। एक पेन था, सूअरों का बाड़ा था, जहाँ पे उसके पास में ये जगह देखकर फीस्ट आयोजित की जाती थी, है ना, ध्यान रखना। जो गेस्ट थे वो अराउंड 7 o'clock आ जाया करते थे, है ना, वहाँ पर। The temporary parlors with 3 tables, substantial napery and 3 hostess presided over her। Now ये आगे और भी आएगा। तो कह रहा है कि वहाँ पर क्या था, टेम्परेरी कुछ पार्लर बनाए गए थे, पार्लर मतलब जहाँ पे आप थड़ी वो स्टॉल बोल सकते हो ना इजी भाषा में। 3 टेबल लगाए गए थे और उन पर कपड़ा वपड़ा लगाया गया था अच्छे से, सब्सटेंशियल अच्छा वाला, और 3 हॉस्टेसेस भी वहाँ पर थी, है ना। नाउ इधर थोड़ा सा टेक्स्ट पे आते हैं। तो ये बार्थोलोमा फेयर का मैंने एक पिक लगाया है एक, है ना, इसको भी आप देख लेना थोड़ा सा। और थोड़ा सा मैं बैक जाना चाहूँगा, ये जो 7 बजे वाली घटना है, इससे पहले भी कुछ होता था जो इसने मिस कर दिया। तो वो कह रहा है कि कभी कभी कोई एल्डरली व्यक्ति भी वहाँ घुस जाया करता था और उसको भी अच्छे से विंक करके वेलकम किया जाता था, परंतु मेन जो था ना, वो कौन था, मेन तो बच्चे ही थे मेन, है ना। एक दिन क्या हुआ, एक कोई बेचारा व्यक्ति, वाइट बेचारे व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं, जो अपने गंदे कपड़ों पर बेस्ड होकर विश्वास करके अंदर आ गया, है ना। उसे लगा कि ये बच्चे जो हैं वो गंदे कपड़े पहन के आए हैं, मैं भी गंदे कपड़े पहन के चला जाता हूँ तो मैं भी पार्टी कर लूँगा। परंतु उसको तुरंत डिस्कवर कर लिया गया, चिमनी स्वीपर नहीं था वो, है ना। क्योंकि ये लाइन याद रखना, ऑल इज़ नॉट सूट विच लुक सो, वो ना ऑल इज़ नॉट गोल्ड विच लुक सो, उससे लिया गया है ये, कि हर चीज़ जो कालिख लगे वो कालिख नहीं होती है। मतलब हर चीज़ जो काला, हर व्यक्ति जो काला हो वो चिमनी स्वीपर नहीं होता। उसको भगा दिया गया वहाँ से, है ना, यूनिवर्सल इंडिग्नेशन के साथ, सबके गुस्से में, मतलब सबने इसको डिसअप्रूव किया और उसको वहाँ से भगा दिया। एज नॉट हैविंग ऑन द वेडिंग गारमेंट बट इन जनरल द ग्रेटेस्ट हार्मनी प्रिवेल्ड, कि उसने वो गारमेंट नहीं पहन रखा था, मतलब वास्तव में उसने चिमनी स्वीपर वाला कपड़ा
कपड़े नहीं पहन रखे थे, और परंतु इस घटना के अलावा बाकी सब कुछ वहाँ पर बढ़िया चलता था, है ना। और वो फिर मैंने आपको बता ही दिया कि 7 बजे आना शुरू करते थे वो, और जेम्स वाइट जो है वो वहाँ पे क्या बनता था, होस्ट भी था और वेटर भी था, है ना। और वहाँ पर 3 स्टॉल लगाई जाती थी, 3 जो वेट्रेस हुआ करती थी वहाँ पे। ये सब बातें मैंने आपको बता दी। जहाँ तक बात है फैक्ट्स की, तो अगर एक आधा फैक्ट्स कुछ मिस होता है तो ये टेक्स्ट आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, ताकि आपको कोई प्लेस का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, कोई और जगह का नाम अगर मिल जाता है। अच्छा एक बात और, ये बिगॉड जो है ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ये कोई मीनिंग नहीं है, कोई वर्ड मीनिंग नहीं है, ये एक व्यक्ति का नाम है ना, ये भी उनके साथ हुआ करता था, याद रखना। आगे चलते हैं। तो जो 3 वेटर्स थी वो अपने अपने पैन ऑफ हिसिंग सॉसेजेस, मतलब जो तरी होती है ना, जो जैसे अपन ग्रेवी बनाते हैं उसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। हिसिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गर्म थे वो, अपने रिस्पेक्टिव टेबल पे खड़े हो जाया करती थी। और जेम वाइट था जो फर्स्ट टेबल पे था, है ना, लैम्ब के साथ, लैम्ब भी उसी पे था खुद, है ना, हेड वेटर के रूप में। और उनका जो फ्रेंड था बिगॉड, वो बाकी के 2 टेबल्स को सर्व करता था, है ना। हालांकि कभी कभी मतलब ऐसा होता था कि जो बड़े स्वीपर थे छोटे वालों के साथ, वो भी अटेंड किया करते थे, है ना। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक बार एक व्यक्ति जो है वो घुस गया वहाँ पे, उसको वहाँ पे निकाल दिया गया। परंतु ज़्यादातर जगह पे क्या था, एंथुसियाज्म था और हैप्पीनेस थी, सब कुछ सही रहता था ना।